हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जनरल इंग्लिश से एक चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर से लेकर के आया हूँ। द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, मतलब जो धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, ये चैप्टर का नाम है। और इसी के क्वेश्चन आंसर से मैं आपको आज हिंदी एक्सप्लेन के साथ में बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई, मतलब ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण ऑथर जो है अपने आप को सिक्योर सुरक्षित महसूस कर रहा है और क्यों। तो आपका आंसर रहेगा द ऑथर बिकम द ओनर ऑफ ए टीनी लिटिल पीस ऑफ लैंड, मतलब एक छोटी सी भूमि का जो है यहाँ पर जो लेखक है वो एक क्या बन गया, मालिक बन गया, उसने खरीद ली है। इट वॉज अ 2 एकड़ प्लाट विथ कोकोनट पाम्स, मतलब ये क्या है, 2 एकड़ एक भूमि है जिसमें क्या है, कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं। सो ही फेल्ट सिक्योर, इसीलिए वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु आर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, मतलब खेत पर सबसे पहले जो विजिटर्स थे, मतलब जो घूमने आने वाले जो थे वो कौन थे। आपका आंसर रहेगा द बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज आर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म, मतलब खेत पर सबसे पहले कौन आए थे, तो बर्ड्स मतलब पक्षी आए थे और बटरफ्लाइज मतलब तितलियां आई थी। अगला क्वेश्चन है, राइट 2 वेज इन विच द क्राउज इरिटेटेड द ऑथर, मतलब वो 2 तरीके आप बताइए जिनकी वजह से जो है कौवे ने लेखक को परेशान किया है या लेखक उनकी वजह से परेशान हुआ है। तो आपका आंसर रहेगा द क्राउज मेड लाउड एंड रफ साउंड, मतलब क्राउज मतलब कौवे क्या करते थे, एक रफ मतलब कि एक कर्कश आवाज निकालते थे। एंड दे स्वीप्ड डाउन ऑन द चिक्स, और चिक्स मतलब जो मुर्गियों के बच्चे हैं उनके ऊपर वो झपटते भी थे। दिस इरिटेटेड द ऑथर, इसकी वजह से ऑथर क्या होता था, परेशान हुआ करता था। अगला प्रश्न है, व्हाट सिमिलरिटीज डिड द हॉक शेयर विथ क्राउज, मतलब जो बाज है, बाज जो पक्षी होता है उसने भी ऐसी कौन सी समानता थी जो कौवों के साथ उसने शेयर की, मतलब कि कौवों के समान क्या उसकी भी एक दुर्गुण था। तो इसका आंसर रहेगा आपका द हॉक perched on the coconuts with the same intention that is they too swept down on the chicks, मतलब वो भी वहाँ पर खाने आते थे, चोंच लगा देते थे अपने कोकोनट्स के जो उसके जो फल थे उनके अंदर, और साथ ही साथ वो भी क्या करते थे, जो मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे थे उनके ऊपर झपटा करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज मजेस्टिक क्रीचर डेट द ऑथर इनकाउंटर्ड, मतलब वो विचित्र प्राणी कौन था जिससे किसका सामना हुआ, लेखक का सामना हुआ। तो आपका आंसर रहेगा द मजेस्टिक क्रीचर डेट द ऑथर इनकाउंटर्ड, मतलब वो विचित्र प्राणी जिससे किसका, लेखक का सामना हुआ, वाज अ कोबरा स्नेक, वो क्या था, एक काला सांप था। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ्स कंप्लेंट, मतलब जब उसकी वाइफ ने उससे शिकायत की तो ऑथर का क्या रिएक्ट रहा, क्या प्रतिक्रिया रही। डेट की द फ्रूट्स वर बीइंग कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स ममल्स, मतलब कि उसने बोला कि जो पक्षी है और ममल्स जो है इनके द्वारा जो है नारियल जो है उनको खाया जा रहा है या उनको ग्रहण किया जा रहा है। तो इस पर लेखक का क्या प्रतिक्रिया रही। तो आपका आंसर बनेगा द ऑथर सेड, मतलब कि जो लेखक है उसने कहा गॉड अलमाइटी हैज क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स टू हिज क्रिएचर, मतलब कि जो सर्वशक्तिशाली जो भगवान है उसने अपने प्राणियों के लिए कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया है। डोंट यू थिंक डेट वी शुड रिमाइंड आवर सेल्स डेट बर्ड्स बीस्ट एंड इंसेक्ट्स टू आर द इंटाइटल्ड टू द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, मतलब तुम्हारे हिसाब से या तुम ऐसा नहीं मानती हो क्या कि जो कुछ भी हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, उससे जो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसमें पक्षी, जानवर
और कीड़े मकोड़े जो होते हैं सभी का हक होता है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रेट्स। मतलब रेट्स को जब मारा गया तो उसकी जो मृत्यु थी उनकी, उसको किस प्रकार से लेखक यहाँ पे जस्टिफाई करता है, मतलब कैसे अपने आप को संतुष्ट बोलता है, करता है। तो ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, डेट की इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट डेट रेट्स हैव टू बी किल्ड सो डेट वी कैन लिव। मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो चूहे, उन चूहों को मारा जाता है ताकि हम जी सकें। वी नीड ए साइंटिफिक मेथड, हमें एक ऐसे वैज्ञानिक तरीके की आवश्यकता है। ए नोवल आइडिया, मतलब एक आदर्श आइडिया तरीका होना चाहिए हमारे पास। डेट विल मेक इट पॉसिबल फॉर अस, मतलब जो हमारे लिए संभव बना सके, टू लिव विदाउट किलिंग अदर क्रिएचर, कि हम किसी दूसरे प्राणी को बिना मारे भी रह सकें। अगला प्रश्न है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉइजनिंग द रेट्स इन एंड अराउंड द हाउस। मतलब घर में और घर के चारों ओर जो पॉइजनिंग जो डाला गया, जहर जो डाला गया था चूहों के लिए, उसके क्या परिणाम हुए। तो इसका आंसर रहेगा आपका द कॉन्सेंसस वर, मतलब कि जो उसके परिणाम थे वो थे, डेट की इन 4 days, की 4 दिनों में 5 हेन्स, मतलब कि 5 मुर्गियाँ, 12 स्क्वेरल्स, मतलब कि 12 गिलहरियाँ, 200 रेट्स, मतलब करीब 200 चूहे, एंड ए कैट वर किल्ड, और एक बिल्ली मारी गई। डेड रेट्स रोटेड इन द अटिक, मतलब जो अटारी थी वहाँ पर कई सारे मरे हुए चूहे पड़े हुए थे। द बेड स्मेल स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस, और पूरे घर में एक दुर्गंध सी फैल गई थी। अगला प्रश्न है, वाई डिड द पॉइजनिंग नॉट स्टॉप टेंडिंग कोकोनट्स टू फॉल। मतलब जो कोमल नारियल के फल थे, पॉइजनिंग के बाद भी, मतलब कि जहर देने के बाद भी वो गिरना बंद क्यों नहीं हुए। आंसर आपका रहेगा, इट वाज, मतलब ऐसा था, बिकॉज, क्योंकि द कुलप्रिट्स फॉर फॉलिंग ऑफ टेंडर कोकोनट्स वर नॉट रेट्स, क्योंकि जो कोकोनट्स गिर रहे थे उसके दोषी जो है वो चूहे नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ, वो कंटिन्यू फॉलिंग करते रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट टू हिज वाइफ्स सजेशन ऑफ बाइंग ए गन। मतलब जब उसकी वाइफ ने उसे एक सजेशन दिया कि हमें एक गन खरीदना चाहिए, एक बंदूक खरीदना चाहिए, तो ऑथर जो है, लेखक जो, उसका क्या रिएक्ट रहा, मतलब क्या प्रतिक्रिया रही। तो इसका आंसर आपका बनेगा, द ऑथर वाज अगेंस्ट दिस सजेशन, मतलब इस सुझाव के विरुद्ध लेखक था। ही सेड, उसने कहा, द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रूरल्टी, मतलब कि क्रूरता का प्रतीक है। कौन, गन जो है वो क्या है, क्रूरता का प्रतीक है। इट इज द चाइल्ड ऑफ सिन, मतलब ये पाप का पुत्र है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, मतलब व्यक्ति को कभी इसका आविष्कार ही नहीं करना चाहिए था। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट वाज कजन्स रेमेडी फॉर राइडिंग द फार्म ऑफ बेट्स। मतलब जब वो बेट्स के फार्म, जहाँ पर वो जो बेट्स रहा करते थे, मतलब चमगादड़ रहा करते थे, उसको विजिट करने के बाद जब आया हो तो उसका क्या उपाय रहा, उसने क्या उपाय सुझाया। तो क्या रहेगा, द कजिन सेड, मतलब जो कजिन था उसने बोला, डेट की देयर वाज नो पॉइंट इन शूटिंग द बेट्स एट द स्पॉट, मतलब इस स्पॉट पर मारने से कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑन ए लिटिल आइसलैंड नियर एट लेस्ट नियर बाय, मतलब यहाँ पर जो समीप में एक आइसलैंड, एक द्वीप है, वहाँ पर करीब करीब 3000 बेट्स लिव ऑन 2 बनियान ट्री, मतलब 2 बरगद के पेड़ हैं, उनके ऊपर करीब करीब 3000 से भी ज़्यादा जो चमगादड़ वो रहा करते हैं। ही वुड फिनिश देम ऑफ इन 2 or 3 days, उन्हें वो वहीं जाकर के खत्म कर देगा, है ना, करीब 2 या 3 दिनों में। अगला प्रश्न है आपका, हाउ वर द बेट्स सेव्ड, मतलब जो चमगादड़ वो किस प्रकार से बच गए। तो आंसर आपका बनेगा, व्हेन ऑथर्स वाइफ, जब लेखक की पत्नी, हर कजिन, उसका जो कजिन, वेंट टू शूट द बेट्स, मतलब जब वो गए उनको मारने के लिए, अबाउट है 100 पीपल आर्म्ड विथ लेथल वेपन्स, मतलब करीबन 100 लोगों ने उनको, सैकड़ों लोगों ने उनको खतरनाक जो घातक जो हथियार है उनसे उनको सराउंडेड देम, उन्हें घेर लिया। दे थ्रेटनेड टू किल देम, उन्होंने उन्हें मारने की धमकी भी दी। इफ दे शॉट एट द बेट्स, यदि वो क्या करें, बेट्स के ऊपर गोली
चलाए तो। दे बिलीव्ड डेट, वो मानते थे, मतलब वो लोग मानते थे डेट की बेट्स वर द सोल ऑफ दियर एंसेस्टर्स, वो मानते थे कि जो बेट्स हैं चमगादड़ है उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। द वाइफ एंड कजन हैड टू कम बैक, दोनों को वापस आना पड़ा। दस द बेट्स वर सेव्ड, इस प्रकार से बेट्स जो थे मतलब कि जो चमगादड़ थे वो बच गए। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, व्हाट कंक्लूजन डिड द ऑथर ड्राइव आफ्टर द इंसिडेंट एट द आइसलैंड, मतलब आइसलैंड की जो घटना हुई उसके बाद जो कवि लेखक है उसने क्या सारांश निकाला, है ना। तो इसका आपका आंसर बनेगा द ऑथर कंक्लूडेड डेट, उसने सारांश दिया कि बेट्स आर वन अमंग गॉड्स मेनी क्रिएचर, मतलब बेट्स जो चमगादड़ भी क्या है, ईश्वर के ही जो प्राणी है दूसरे उनमें से एक है। लेट अस बी सेटिस्फाइड, हमें संतुष्ट होना चाहिए। व्हाट वी गेट आफ्टर दे हैव टेकन दियर शेयर, मतलब कि वो अपना हिस्सा ले ले उसके बाद जो बचेगा उसमें हमें क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। दे सर्टेनली हैव अ राइट टू कोकोनट, उनका भी निश्चित रूप से इन नारियलों पर कुछ ना कुछ अधिकार जरूर है। दे टू ऑलमाइट्स क्रिएशन, क्योंकि वो भी क्या है, सर्वशक्ति मान जो भगवान है उसी के प्राणी है। ऑल लिविंग बींग्स आर द, मतलब सभी सजीव जो प्राणी है वो क्या है, आर द राइटफुल इनहेरिटेटर्स ऑफ द अर्थ, मतलब वो धरती के सच्चे उत्तराधिकारी होते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आपको फिनिश हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।